चलो अब देखते हैं किसी पृथ्वी प्रकृति के इंसान को किसी पार्टी में कैसे पहचाना जा सकता है। आपके भाई की शादी है और आप मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। पृथ्वी प्रकृति का बंदा अपनी गाड़ी में आता है, वो चाहे आपको दूर से ही देख भी ले तब भी वो पहले आराम से अपनी गाड़ी पार्क करेगा। वायु की तरह पहले आपसे मिलने नहीं आएगा। सिर्फ गाड़ी पार्क करने में ही ये लोग आधा घंटा लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग इसी बात से डरते रहते हैं कि कहीं इनकी गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई आगे से ना ठोक जाए, कोई पीछे से ना ठोक जाए, ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया इसे गंदा ना कर जाए। तो ये एक साफ और सुरक्षित जगह खोजने में ही ज्यादातर वक्त गुजार देते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद ये आपके पास आएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे और आपके कान में आकर धीरे से पूछेंगे, सब कुछ ठीक है ना? आप इनके चेहरे पर परेशानी और आवाज की गंभीरता देखकर हैरान हो जाएंगे और पूछेंगे, हाँ सब कुछ ठीक है, क्यों? ये कहेंगे, कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? आप कहेंगे, भाई सब कुछ ठीक है, आप अंदर चलिए, एंजॉय कीजिए। दरअसल ईश्वर ने इनका दिमाग ऐसा ही बनाया होता है। ये लोग लगातार यही सोचते रहते हैं कि क्या गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए शादी में आते वक्त भी इनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा होता है कि मैरिज पैलेस में आग लग जाएगी, दूल्हे को कोई गोली मार देगा, दुल्हन पंडित के साथ भाग जाएगी और हम सब खाना खाकर मर जाएंगे। हालांकि ये लोग चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो, पर ये खुद को बुरा सोचने से रोक नहीं पाते। हाँ, अनुभवों से कुछ लोग इतना जरूर सीख जाते हैं कि दिमाग में आने वाली बुरी बातों को बोलना नहीं है, लेकिन दिमाग में इनके यही सब कुछ चल रहा होता है। आज मैं पृथ्वी प्रकृति के लोगों की बुराइयां करूंगा, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने वायु प्रकृति के लोगों की बुराइयां की थी ना। ध्यान देना, बुराइयों में और कमियों में बड़ा फर्क होता है। बुराइयां वो होती हैं जो दूसरों को आप में नजर आती हैं, फिर चाहे आप में वो बुराई हो ही ना। बुराइयां मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दूसरे लोग पृथ्वी प्रकृति को पहली नजर में देखते ही पहचान सकें। मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। हो सकता है आप में ये बुराइयां ना हों, लेकिन दूसरों को जरूर नजर आएगी, और अगर आप में ये बुराइयां हैं तो जरूर दूर करो। पृथ्वी प्रकृति के लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। वो हर वक्त खतरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो गुजरते हुए ट्रक को देखकर सोचते हैं कि अगर ये ट्रक मेरे ऊपर चढ़ जाए तो मेरी कैसी चटनी बन जाएगी। बस में खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि सामने खड़ी औरत ये ना सोचे कि मैं जानबूझकर इसे छू रहा हूं। हर कहीं घबराए घबराए घूमते हैं, लेकिन इसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये लोग वो सारे काम कर जाते हैं जो सिर्फ पृथ्वी प्रकृति का बंदा ही कर सकता है। देखो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे कहेगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चाहे जितना मर्जी नेगेटिव सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये आपके बस में नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे। ये आपकी प्रकृति है। अगर पृथ्वी प्रकृति के लोग पॉजिटिव सोचने लगे तो दुनिया कौन चलाएगा, सुरक्षा का कौन सोचेगा, भविष्य के सुखों का बंदोबस्त कौन करेगा? पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, उसके सताए हुए लोग आते हैं मेरे पास। मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा पृथ्वी प्रकृति के लोग ही सारा दिन इंटरनेट पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हैं, और वो इनके दिमाग में अपना आधा अधूरा ज्ञान घुसा देते हैं। ये बेचारे बौखलाए फिरते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं, गुरुजी पॉजिटिव कैसे सोचूं, मैं तो नेगेटिव ही सोचता रहता हूं। मैं कहता हूं, तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने बहका दिया? क्या पॉजिटिव नेगेटिव? ये दिमाग में होने वाली क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। दिमाग खुद को दुरुस्त रखने के लिए करवटें बदलता रहता है। बाहर की दुनिया में कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो मन पर असर डालती हैं। हाँ, पॉजिटिव बातें सोचने से मन को सुकून जरूर मिलता है, पर अकेले पॉजिटिव थिंकिंग ही थोड़ी ना करते रहोगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दो हाथों की तरह है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करो। अगर सिर्फ मीठा ही खाते रहोगे तो बीमार भी हो जाओगे और पागल भी। अब वायु को ही ले लो। वायु पूरी तरह पॉजिटिव लोग होते हैं, इसीलिए वो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, लोगों में जोश भर देते हैं, उनके अंदर सोए हुए तूफान को जगा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पूरी तरह नेगेटिव इंसान होते हैं। अच्छा खासा तूफान इनकी बातें सुनकर निराशा की गर्त में लीन हो जाता है। लेकिन अग्नि आधा वायु होता है और आधा पृथ्वी, इसीलिए वो कैलाश की तरफ बढ़ता है ताकि वो शिव हो सके। पृथ्वी प्रकृति के लोगों को भी चिंता छोड़कर जिंदगी के मजे लेने चाहिए, लेकिन नेगेटिव सोचना बंद मत करो। यह आपकी कमी नहीं है, ताकत है, और किसी में यह क्वालिटी नहीं होती।
मोटिवेशनल स्पीकर की बातें मानकर अपना बेड़ा गर्क मत कर लेना। मोटिवेशनल स्पीकर तो सिर्फ एक ओवर एक्साइटेड बच्चा होता है, वो वायु प्रकृति का बच्चा जिसे बस शब्दों के साथ खेलना आ गया है, जो अब खुद को साइकोलॉजिस्ट समझने लगा है। उसकी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि उसने जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें लिखी तो समझदार लोगों ने है ना, लेकिन उन किताबों को पढ़कर वो डॉक्टर थोड़ी ना बन गया है। क्या आप सड़क किनारे बैठे झोला छाप डॉक्टर से दवाई खरीद लोगे क्योंकि उसने कुछ अच्छे डॉक्टर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं, या वो देखने में बड़ा अनुभवी लग रहा है? क्या आप उससे अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लोगे क्योंकि उसने किसी आई सर्जन से अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया हुआ है? नहीं ना। फिर अपने दिमाग को, अपने शरीर के सबसे सेंसिटिव हिस्से को इन नौसिखियों के हवाले क्यों कर देते हो? दिमाग सबसे जल्दी इन्फेक्टेड होता है, एक गलत विचार तुम्हें तबाह कर देगा। लेकिन अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपके नीचे 100-200 कर्मचारी काम करते हैं और आप उन कर्मचारियों को चने के झाड़ पर चढ़ाकर उनसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाना चाहते हैं, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर आपके बड़ा काम आएगा, क्योंकि वो लोग स्टेज पर चढ़ते ही कहते हैं यू कैन डू इट। होशियार कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये साला हमें मोटिवेट करने आया है ताकि हम कम तनख्वाह लेकर दुगना काम करें। भैया सैलरी बढ़ा दो, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। और ये ना समझो कि मोटिवेटर कोई नई चीज है, ये लोग हमेशा से दुनिया में हैं। जब से समाज बना है तब से मोटिवेटर इस दुनिया में है, लेकिन पहले मोटिवेटर कुछ और किस्म के हुआ करते थे। पहले मोटिवेटर हाथ में हंटर लेकर आते थे, वो आते ही कर्मचारियों की पिटाई करते थे, कहते थे सालों तनख्वाह मांगते हो, रोटी मांगते हो, अभी परसों ही तो पानी पिलाया था। लेकिन उसके बाद कार्ल मार्क्स जैसे लोग आ गए, वो कर्मचारियों के अधिकारों की बात करने लगे, मजदूरों के अधिकारों की बात करने लगे। पृथ्वी प्रकृति के लोगों पर यह तरीका बड़ी जल्दी असर करता है कि तुम नेगेटिव सोचते हो, इसलिए तुम तबाह हो रहे हो, फैसले नहीं ले पा रहे हो। अब नेगेटिव तो वो बेचारा अपनी प्रकृति की वजह से सोचता ही है, उसे लगता है नेगेटिव सोचना बंद करना ही पड़ेगा। सच्चाई ये है कि नेगेटिव सोचना ही तुम्हारी वो इकलौती ताकत है जो तुम्हें बुद्ध से लेकर नानक के कहे शब्दों में छुपे अमृत तक पहुंचा देती है। खैर, शादी वाली एग्जाम्पल पर वापस आ जाओ। पृथ्वी प्रकृति का बंदा धीरे से आपके कान के पास आकर पूछेगा सब कुछ ठीक है ना? ऐसा पूछना सिर्फ बहाना था। असल में ये आपकी प्रॉब्लम पूछने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं। समस्याओं पर बातें करने का नशा इनके सर चढ़कर बोलना शुरू करता है। इन्हें हमेशा लगता है कि इन्होंने गलत कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें लगता है कि नाई ने इनके बाल वैसे नहीं काटे जैसे ये चाहते थे। सबसे जरूरी बात, आपके भाई की शादी इनके टाइम टेबल के मुताबिक नहीं थी, तो हो सकता है कि ये छूटते ही आपसे कहें कि आज मुझे बड़ा ज़रूरी काम था, वहाँ जाना था, लेकिन वो ज़रूरी काम छोड़कर मैं आपके भाई की शादी में आया हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस बात का क्या जवाब दूँ। इन्होंने हाथों में एक मिडल साइज का गिफ्ट पकड़ा होता है। इनके दिए हुए गिफ्ट ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते क्योंकि ये लोग वो अजीब चीज़ें गिफ्ट में दे देते हैं जो इन्हें खुद को पसंद होती है, जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, भगवान की मूर्ति, दीवार पर टांगने वाली सीनरी या टेबल क्लॉक, यानी स्थायी चीज़ें। ये ऐसा गिफ्ट देते हैं जो सालों साल वैसे का वैसा ही पड़ा रहे। थोड़ा सा इमोशनल और घर को सजाने में काम आने वाली चीज़ें। इन लोगों को घरों से, घरों की दीवारों से, बागीचों से और अलमारियों से बड़ा प्यार होता है। देखो, गिफ्ट हमेशा सामने वाले का नेचर देखकर ही देना चाहिए। अगर गिफ्ट लेने वाला वायु प्रकृति का है तो आप उसे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिसे वो पहन सके, साथ लेकर घूम सके, अपने दोस्तों को दिखा सके। और हाँ, वायु को गिफ्ट की कीमत से बहुत फर्क पड़ता है। चीज महंगी हो तो वो ज्यादा खुश होता है। पृथ्वी प्रकृति के लोगों को वो गिफ्ट दे जो वो संभाल कर रख सकें, संग्रह करने वाली चीजें, मजबूत चीजें, गारंटी कार्ड के साथ मिलने वाली चीजें, एंटीक पीस, जैसे लाफिंग बुद्धा का स्टैचू, भगवान कृष्ण। इन्हें मजबूत टेबल या डिजाइन्ड कुर्सी देना ज्यादा बेहतर होगा बजाय किसी इंपोर्टेड परफ्यूम के। अगर आप इन्हें अच्छी किताब या खूबसूरत पेन देंगे तो वो इनके खजाने का हिस्सा बन जाएगा, इनकी अलमारी में चला जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। ये हर चीज को किसी खास दिन के लिए संभाल कर रख लेते हैं और ज्यादातर मामलों में वो खास दिन कभी नहीं आता। आप महसूस कर रहे होंगे कि माइंड रीडिंग कितनी आसान चीज है ना?
अग्नि प्रकृति के लोगों को अगर गिफ्ट देना हो तो अग्नि प्रकृति के लोगों को टूल्स पसंद होते हैं, यानी वो चीजें जो इनकी मेहनत और वक्त को बचा सकें, जिन चीजों का इस्तेमाल करके ये आगे बढ़ सकें, जैसे हंटिंग नाइफ, टोस्टर, टी मेकर, आटा गूंदने की मशीन, किंडल, रनिंग शूज। क्योंकि ये लोग मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं तो आप इन्हें कैलकुलेटर भी गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर ये संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आप इन्हें गिटार गिफ्ट कर सकते हैं। कोई सिगरेट केस, कोई क्लासिक चीज जैसे हीरा, एस्ट्रे, स्टाइलिश रिस्ट वॉच, डिजाइन्ड ग्लास फ्रेम, कोई भी ऐसी चीज जो इनकी प्रेजेंस को दमदार बना सके। जल प्रकृति के लोगों को गिफ्ट देने से अच्छा है कि उन्हें कैश ही पकड़ा दें। पृथ्वी प्रकृति पार्टी में धीमे कदमों के साथ दाखिल होता है और सीधा दूल्हे के पास जाकर स्टेज पर चढ़कर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। वो दूल्हे से अभी बात नहीं करेगा क्योंकि दूल्हा दूसरे मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी है। ये दूल्हे के फ्री होने का इंतजार करते रहते हैं। बताओ, शादी में कभी दूल्हा भी फ्री होता है? खैर, कोई एक आध घंटे के बाद अचानक दूल्हे की नजर इन पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछता है, अरे भाई साहब, आप कब आए? ये शर्माते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं, मैं बस, आप थोड़ा बिजी थे तो मैं यहाँ खड़ा होकर इंतजार करने लगा। ये तकल्लुफ बहुत करते हैं और मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि मुझे तो सबसे पहले टाइम पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों की वजह से लेट हो गया। लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना बेवकूफ हूं जो इतना लेट आया हूं। अब लेट होने की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं। दूल्हे को बधाई देकर फोटो खिंचवाकर ये स्टेज से नीचे उतरेंगे और अपने जैसे ही एक दुखी इंसान की तलाश करेंगे। जिस तरह एक गडरिया हजारों भेड़ों में से अपनी भेड़ को पहचान लेता है, वैसे ही पृथ्वी प्रकृति का बंदा दूसरे पृथ्वी प्रकृति के बंदे को पहचान लेता है। वो उसके पास जाएगा और धीरे से कहेगा, बच्चों ने जिंदगी नर्क बना रखी है। वो भी हैरान होकर इनकी तरफ पलटेगा कि ये मेरे दिल की बात किसने बोल दी, और आगे से वो भी जवाब देगा, क्या करें भाई साहब, बच्चों ने तो हम लोगों को गधा समझ रखा है जी। सारा दिन गधे की तरह काम करो और शाम को इनके जूते खाओ। बस मिल गया पृथ्वी को पृथ्वी, हो गया महासंगम, एक होने जा रही है गंगा और यमुना। बचपन के बिछड़े रमेश और सुरेश की तरह दोनों पृथ्वी प्रकृति के बंदे गले मिलते हैं और सारी शाम बैठकर अपने अपने बच्चों की बुराइयां करते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। ये लोग अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, वायु प्रकृति के माँ बाप अपने निकम्मे से निकम्मे बच्चों की भी बेवजह तारीफें करते रहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, हमारी बबली तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, सारा दिन घर का काम ही करती रहती है। हमारा ऋषि तो सारा दिन बंद कमरे में पढ़ता ही रहता है, पता है उसको कंप्यूटर चलाना भी आता है। पृथ्वी प्रकृति के माँ बाप अपने अच्छे खासे बच्चों की भी बुराइयां करते रहते हैं। कहेंगे, अजी काहे का पढ़ा लिखा है हमारा बेटा, सुबह 4 बजे की बजाय 4:15 बजे उठता है, और सुनिए कल रात को तो बिना ब्रश किए ही सो गया। बताओ, अब इससे ज्यादा दुख की बात किसी माँ बाप के लिए और कौन सी हो सकती है। अग्नि प्रकृति के माँ बाप सबसे कूल माँ बाप होते हैं। ये लोग अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाते और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। कहेंगे, हरामी है साला एक नंबर का, सारा दिन लड़कियों के साथ घूमता रहता है या फिर गिटार बजाता रहता है, पता नहीं ये लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास कैसे हो जाता है। जल प्रकृति के माँ बाप के पास अपने बच्चों के बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं होता। जब बाकी सब लोग अपने अपने बच्चों की बातें कर रहे होते हैं तो ये मन ही मन उनकी कोई हरकत याद करके खुद को ही बता लेते हैं। पृथ्वी प्रकृति के लोग दूर जमीन की तरफ देखकर बात करते हैं। चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़ी होती हैं, इनके चेहरे पर निराशा छाई होती है। हालांकि ये पार्टी में आते तो हंसते खेलते हुए हैं, सबसे हंसकर मिलते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे में ही ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर थक जाते हैं। हाँ, अगर शादी इनके बच्चों की हो या फिर इनके सगे रिश्तेदारों की हो फिर तो सारा दिन मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि ये लोग बड़ी जल्दी उदास नजर आने लग पड़ते हैं। देखो, शायद इनका चेहरा देखकर आपको लगे कि इन्हें आपके भाई की शादी की कोई खुशी नहीं है या इन्हें हंसते खेलते हुए लोग देखकर जलन हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सबको खुश देखना चाहते हैं, पर ना जाने क्यों किसी खुशी के मौके पर इनका मूड ऑफ हो जाता है। कारण तो इन्हें खुद भी पता नहीं होता कि ये क्यों उदास हैं, उल्टा इन्हें अपने मन की इस मनमानी पर गुस्सा आ रहा होता है।
खुशियां किसी वायरस की तरह इनके सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं। ये अपने से काफी बड़ी उम्र के लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं। बात करते करते हथेलियों और उंगलियों को जमीन की तरफ रखते हैं और बोलते बोलते हाथों और उंगलियों को नीचे की तरफ मारते रहते हैं, जैसे हाथों से जमीन खोद रहे हों, कुछ खोज रहे हों। आप इनके मुंह से अक्सर ये वाले डायलॉग सुन सकते हो। कहेंगे, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। बचपन में मेरे माता पिता मेरे छोटे भाई बहनों को ज्यादा प्यार करते थे और मुझे कम प्यार करते थे। स्कूल में टीचर सिर्फ मेरी पिटाई किया करते थे, सिर्फ मुझे सजा मिलती थी, बाकी किसी बच्चे को नहीं मिलती थी। ऑफिस में बॉस बाकी वर्कर्स को छुट्टी दे देता है, लेकिन जब मैं छुट्टी मांगने जाऊं तो नहीं मिलती। माँ बाप सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार देते हैं। टीचर की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है, लेकिन इन लोगों को हमेशा यही लगता है कि लोग सिर्फ इन्हीं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। दूसरा डायलॉग, कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। तीसरा डायलॉग, मुझे पहले ही पता था तुम भूल जाओगे। मेरी माँ पृथ्वी प्रकृति की है, वो अक्सर मुझे राशन लेने बाजार भेजती है। आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, दाल, चावल, नमक, हल्दी, पूरी 20 चीजों की लिस्ट लिख कर देती है। मैं भी ध्यान से हर सामान खरीद कर घर पहुंचता हूं। जानते हो मेरी माँ दरवाजा खोलते ही पहला सवाल क्या पूछती है? अदरक लाए हो? मैं सब कुछ लाया होता हूं सिवाय अदरक के। मैं सोच ही रहा होता हूं कि मैं अदरक कैसे भूल गया, और वो कहती है, भूल गए ना, मुझे पहले ही पता था तुम भूल जाओगे। मैं हैरान होता हूं कि मां को कैसे पता चल जाता है कि 20 चीजों की लिस्ट में से मैं सिर्फ अदरक ही भूल गया हूंगा। शायद ये लोग बुरा सोचने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्या बुरा होने वाला है या कहां गलती हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने की ताकत इनमें बढ़ जाती है। आप लोगों ने शादियों में अक्सर सुना होगा कि मामा जी नाराज हो गए, जीजा जी नाराज हो गए, ताया जी नाराज हो गए। ये जो शादियों में नाराज होने वाली प्रजाति होती है ना, ये पृथ्वी प्रकृति ही होती है, और इनके नाराज होने के कारण भी बड़े अजीब होते हैं। कभी कहेंगे, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, हमें चाय नहीं मिली, पकौड़े तो ठंडे थे, नई दुल्हन ने हमारे पांव नहीं छुए। इन्हें लगता है इन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। ये बेइज्जती बड़ी जल्दी महसूस करने लगते हैं और दूसरों को दोष देने लगते हैं, उनकी बुराइयां करने लगते हैं। याद रखना, शिकायतें करना कमजोर और लक्ष्यहीन इंसान की निशानी होती है। जिसके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, यानी दूसरों के लक्ष्यों और उनके लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश में कमियां ढूंढता है, ताकि खुद को समझा सके कि यह काम तो मैं भी कर सकता था, बस मेरे पास टाइम नहीं है। जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, दरअसल वो खुद को छोटा समझ रहे होते हैं, उनमें हीन भावना होती है। जब कोई दूसरा कामयाब हो रहा हो, लोग उसे पसंद कर रहे हों, तो कमजोर लोग उसे गालियां देने लगते हैं, क्योंकि उसकी कामयाबी के सामने इन्हें अपना नाम बड़ा छोटा लगने लगता है। ये दुनिया के सामने कहने लगते हैं कि उसकी बस किस्मत अच्छी है, वैसे उसे आता जाता कुछ नहीं है। जो कामयाब आदमी की हिम्मत और स्पीड देखकर परेशान हो रहा हो, वो उसकी बुराइयां करेगा, उसे गालियां देगा। दूसरी तरफ जो लोग खुद को बड़ा समझते हैं, जो खुद पर गर्व करते हैं, वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, वो तो अपने दुश्मनों की भी तारीफ करते हैं। क्योंकि सच यही है कि किसी दूसरे के बड़े होने से आप छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। दूसरों की बुराइयां करके तुम ये दिखा रहे हो कि दुनिया में जो भी हो रहा है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। मेरे एक दोस्त हैं, वो पृथ्वी प्रकृति के हैं। वो अगर मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो कुर्सी पर बैठते ही कहते हैं, वेटर कहाँ है भाई, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे ही कोई वेटर आकर पूछता है, जी सर क्या लेंगे आप, तो मेरे दोस्त आगे से जवाब देते हैं, यार हम लोग कब से यहाँ बैठे हैं, तुम में से कोई आकर पूछता ही नहीं, ये वो ब्ला ब्ला। 15 मिनट तक वो वेटर को समझाता है कि उसे हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वेटर के जाने के बाद वो मुझसे कहता है, इसे लगता है हम लोग ऐਵੇਂ ही हैं। ये वेटर खुद को समझता क्या है, भाई टिश्यू पेपर तो दे दो, एक एक चीज मांगनी पड़ती है। ये खाना कितना ऑयली है, लगता है कुक ने हमें परेशान करने के लिए ऐसा बनाया है। मैं कहता हूं दोस्त, हम यहां एंजॉय करने आए हैं और आते ही तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया। हमें अभी बैठे पूरे 3 मिनट भी नहीं हुए, आ जाएंगे वेटर, यही काम है उनका। लेकिन इन्हें लगता है कि लोग इन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अंदर से ये भी चाहते हैं कि लोग इन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे लोग वायु प्रकृति के लोगों को प्यार करते हैं। लोग इनके भी पीछे भागे, इनके चुटकुलों पर हंसें। ये वायु प्रकृति जैसा बनना चाहते हैं।
लेकिन वायु प्रकृति के लोग तो दूसरों को एंटरटेनमेंट करते हैं, उनको हंसाते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन पृथ्वी के दिमाग में ना जाने क्यों इतना शक भरा होता है। वो हर किसी पर शक करता है, वो हर किसी को शक की नजर से देखता है। दूर खड़े लोग हंस रहे होंगे तो इसे लगता है जरूर मुझे देखकर ही हंस रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी प्रकृति के लोग खुद को घटिया समझते हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि लोग इन्हें बेवकूफ समझ रहे होंगे। ऊपर से ये अपनी परेशानी को सामने वाले के मुंह पर ही कहकर जाहिर कर देते हैं। कहते हैं मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। अगर आप इन्हें मना करेंगे या चुप रहने को कहेंगे तो ये आगे से जवाब देंगे कि मैं तो वही कह रहा हूं जो सच है, और सच कड़वा होता है। लोगों से अगर सच बर्दाश्त नहीं होता तो मेरे मुंह भी ना लगा करें। ये अपनी बात को सच साबित करने के लिए ये कहने से भी नहीं डरते कि जो मैं कह रहा हूं वो रामायण या कुरान में भी लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सच बोलना इतना जरूरी नहीं है। जब आप महफिल में बैठे हों, अनजान लोगों में बैठे हों, तो बस ऊपर ऊपर से बातें करो, सपनों की बातें करो, चुटकुले सुनाओ। लेकिन जिस तरह वायु प्रकृति के लोग खुद को झूठ बोलने से रोक नहीं पाते, उसी तरह पृथ्वी प्रकृति के लोग खुद को सच बोलने से रोक नहीं पाते। यही लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो अपनों ने धोखा दिया, उल्टा गैरों ने हमारा साथ दिया। भाई अपने तुम्हें जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम सनकी हो, एक ही बात को 1000 बार बताते हो। अपने तुमसे तंग आ चुके हैं, पर गैरों को तो तुम पहली नजर में समझदार ही लगोगे ना, इसलिए वो तुम्हारा साथ देने आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी समझ जाएंगे कि तुम्हें सिवाय शिकायतों के और कुछ नहीं आता। आपने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा होगा, अपनों से बचो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन। ये सारी बातें पृथ्वी प्रकृति की गाड़ियों के पीछे ही लिखी होती हैं। अपनों से बचो, पागल हो क्या? अपने ही तो साथ देते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार घटिया हैं, दूसरों के थोड़ी ना हैं। तुम्हें अपनों का दिल जीतना नहीं आता, बेतुके सच बताते फिरते हो। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है और तुम ही कहते फिरते हो अपनों से बचो। तुम्हें तो कहना चाहिए कि अपने बचो, क्योंकि चारों प्रकृतियों में से सिर्फ तुम ही हो जो अपनों को ही कोस कोस कर उनका खून जलाते रहते हो, अपनी निराशा उन पर थोपते रहते हो, उनका जीना हराम कर देते हो। अपनों को तो तुमसे बचना चाहिए। तुम जिसे सच्चा प्यार कहते हो, मेरा यकीन जानो सामने वाले को उससे घुटन हो रही होती है, क्योंकि तुम जो भी करते हो कुछ ज्यादा ही करते हो और बेढंगे तरीके से करते हो। खैर, शादियों में या पार्टियों में ये लोग अक्सर किसी ना किसी से उलझ पड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, और इनके नाराज होने का सबसे बड़ा कारण कोई ना कोई वायु प्रकृति का इंसान ही होता है। देखो, ये बात तो तय है कि पृथ्वी प्रकृति को सबसे ज्यादा चिढ़ वायु प्रकृति के लोगों से ही होती है। अब वायु प्रकृति हर वक्त मजाक करता रहता है, सो वो पृथ्वी प्रकृति के साथ भी मजाक कर बैठता है। पृथ्वी उस मजाक का बुरा मान जाता है और दनदनाते हुए पार्टी से बाहर निकलकर सीधा घर पहुंच जाता है। ये कहीं भी हो, इन्हें घर पहुंचने की बड़ी जल्दी होती है। हिसाब किताब के इतने पक्के होते हैं कि ये पार्टी के बाद आपको ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने कितने चम्मच चावल खाए और कितने घूंट शरबत पिया। चाहे कोई पार्टी हो या फिर ये अपने घर में अकेले ही बैठे हों, ये दुनिया को बजाय अपनी नजरों से देखने के दूसरों की नजरों से देखते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों को क्या करना चाहिए जिससे ये और बाकी सब खुश रह सकें। क्योंकि ये खुद दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, दूसरों को खुश करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, त्याग करते हैं, तो ये चाहते हैं कि दूसरे भी बदले में इनका ख्याल रखें। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। पहली बात, पृथ्वी कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि वो क्या चाहते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अगर इनसे प्यार करता है तो वो खुद ब खुद ही समझ जाए कि ये क्या चाहते हैं। पृथ्वी प्रकृति की पत्नी दफ्तर से लौटकर आए पति का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि इसे प्यास लगी है, भूख लगी है, परेशान है या थका हुआ है। उस हिसाब से वो उसे पानी देती है, टीवी बंद कर देती है, बच्चों को बाहर भेज देती है ताकि वो शांति से आराम कर सके। पति को बताना नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है। लेकिन अब वो अपने पति से उम्मीद करेगी कि जिस तरह मैं इसके बिना बोले समझ जाती हूं कि ये क्या चाहते हैं, उसी तरह इन्हें भी मेरे बिना बोले समझ जाना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूं। ऊपर से वो अपने पति से झगड़ा भी इशारों में करेगी ताकि पति को शायद याद आ जाए कि वो क्या भूल रहा है। बस ये लड़ाई सारी जिंदगी चलती रहती है। अब क्योंकि पृथ्वी प्रकृति में जिम्मेदारी का एहसास बड़ा ही गहरा होता है, इसलिए वो दूसरों के बिना कहे ही अपने कर्तव्य निभाता चला जाता है। दूसरी बात, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे इसे आपका फर्ज समझ लेते हैं। यही ह्यूमन नेचर है।
आप जो काम कर रहे हैं लोग बिना कहे समझ लेंगे कि आपको उस काम को करने में मजा आता है या फिर वो आपकी ड्यूटी है। जैसे मान लो आपके पृथ्वी प्रकृति के पिताजी रोज रात को सोने से पहले घर की लाइट्स और दरवाजे बंद करते हैं। आपने बिना उनके कहे ये मान लिया कि रात को लाइट और दरवाजे बंद करना तो पिताजी का काम है। दूसरी तरफ पिताजी को लग रहा है कि मैं अपने बेटे के सामने अपने जिम्मेदार रवैये का प्रदर्शन कर रहा हूं, मेरा बेटा मुझे मेहनत करता हुआ देखकर इंस्पायर होगा, मुझे देखकर उसे भी अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। किसी दिन पिताजी रात को सोने से पहले जानबूझकर लाइट्स और दरवाजे बंद नहीं करेंगे ताकि वो देख सकें कि आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास है भी या नहीं। आपको तो शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि आपके घर में लाइट्स और दरवाजे भी हैं। अब अगले दिन सुबह आपके पिताजी आपको घंटों लेक्चर पिलाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको सालों तक ट्रेंड किया है और आज आप उनके इम्तिहान में फेल हो गए। आप कहेंगे पापा मैंने सोचा ये आपका काम है, आप बंद कर ही देंगे। तो आगे से वो चिल्लाएंगे अच्छा मैं तेरे बाप का नौकर हूं ना, और बस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। हिंदू धर्म में भगवान राम पृथ्वी प्रकृति को दर्शाते हैं। कर्तव्यपरायण, शिष्ट, सभ्य, भाग्यवादी, धार्मिक, सामाजिक, मौलिक, वचनबद्ध, प्रतिज्ञावान, शक्की, कंफ्यूज्ड, कानों का कच्चा। कानों का कच्चा मतलब लोग जो कहते हैं उसका असर इन पर बड़ी जल्दी हो जाता है। किसी ने कह दिया कि मां सीता चरित्रहीन है तो मन में चाहे ना माने पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उस बेचारी से अग्नि परीक्षा ले ली। ये लोग दुनिया को खुश करने के लिए अपनों को ही सताते रहते हैं। इनका सारा गुस्सा और सारी मर्दानगी सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों पर ही निकलता है। राम पृथ्वी प्रकृति के थे, इसीलिए तो आज भारत में औरतों की हालत इतनी बुरी है। राम को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए था। बाप अगर बोल दे कि 14 साल का वनवास भोगो तो मुंह उठाकर चल थोड़ी ना पड़ते हैं। राम विद्रोही नहीं थे, वो तो बस इमोशनल थे और समाज को खुश करने वाले, हर बात दिल पर लगा लेने वाले। अब ऐसे बंदे की पत्नी को कोई रावण उठाकर ना ले जाए तो क्या करे। दुनिया को मजे लेने के लिए एक राम ही चाहिए होता है। लोग सामाजिकता, धर्म और नैतिकता की दुहाई दे देकर इनका दिमाग खराब कर देते हैं। किसी पृथ्वी के पास अगर इतनी सुंदर पत्नी होगी तो लोगों को तो तकलीफ होगी ही। वो उसकी पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल बोलकर उसे एहसास दिलाएंगे कि तू किस्मत वाला नहीं है, तू बदकिस्मत है, तेरी बीवी, बेटी, बहन ऐसी है वैसी है। और वो घर जाकर अपनी बीवी, बेटी और बहन की पिटाई कर देगा। लोग बाहर खड़े होकर उसकी मूर्खता का मजा लेंगे। कोई औरत राम जैसा पति नहीं चाहती, लेकिन हर माँ बाप और समाज राम जैसा इंसान ही ढूंढ रहे होते हैं जो धर्म का नाम सुनते ही अंधा और बहरा हो जाए। किसी पार्टी में ये लोग अपनी बीवी और बच्चों को आंखें निकाल निकाल कर डरा रहे होते हैं। ऐसे मत चलो, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उस औरत से बात मत करो, बहुत हो गया, चलो अब घर चलें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इन्हें घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। इनके फेवरेट टॉपिक कौन से होते हैं? परिवार, रिश्तेदार, बाबा जी, पंडित जी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। इसने उसको धोखा दिया, उसने इसको धोखा दिया, चलो इसकी बेइज्जती करते हैं, चलो उसकी बेइज्जती करते हैं। फिल्मी डायलॉग मारना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, खुद को परेशान, थका हुआ, हारा हुआ दिखाना इनकी पहचान है। जमाने भर के वहम इनके दिमाग में घुसे होते हैं। ज्योतिष के नाम पर जो चोर उचक्के बैठे हैं वो सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये लोग भविष्य से बहुत डर कर जीते हैं। जिन मणि माणिक्यों की कोई जरूरत नहीं होती वो भी इन्होंने पहने होते हैं। यहां ध्यान देना, ज्योतिष की रचना भी किसी पृथ्वी प्रकृति के इंसान या लोगों के समूह ने ही की थी। आजकल लोग खुद को समझदार या मॉडर्न दिखाने के लिए ज्योतिष को गालियां देते हैं, जैसे इन्होंने पूरा ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकाला हो कि ज्योतिष झूठ है। अंग्रेजों की लिखी हुई मोटिवेशनल बुक्स का हिंदी अनुवाद पढ़कर खुद को आइंस्टाइन समझने वालों, इंटरनेट पर कोई भी पोस्ट देखकर बदहवासी में उस पर यकीन कर लेने वालों, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि यह फैसला कर सको कि ज्योतिष झूठ है। अगर अभी कोई अंग्रेज बोल दे कि ज्योतिष सही है तो तुम सब मान लोगे, क्योंकि गोरी चमड़ी वाले ने कहा है तो सही ही होगा। पंडित जी तो बेवकूफ हैं। हम लोग हर सोच को सही या गलत साबित करने के लिए अंग्रेजों के अप्रूवल का इंतजार क्यों करते हैं? यहां तक कि मैं भी लेक्चर्स के बीच में बोल देता हूं कि अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया है
क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी इमेज अच्छी बना रखी है। अंग्रेजों की बात पर यकीन हो जाता है, फिर चाहे वो गलत बात ही बोल रहे हों, और हमारे पंडितों की इमेज खराब होती है। ज्योतिष के नाम पर कुछ लोग सिर्फ लोगों से पैसे ठगते हैं, उन्हें लूटते हैं। अब ऐसे लोगों की वजह से ज्योतिष जैसे महाज्ञान को गाली देना ठीक नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को प्रकृतियां बता रहा हूं, तत्व बता रहा हूं, इसका आधार भी ज्योतिष ही है। ज्योतिष इतना ताकतवर है कि इसके नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। अगर आप सामने वाले के मुंह खोलने से पहले ही बता दें कि वो क्या बोलने वाला है, तो वो बेचारा तो हैरान होकर आपको पैसे दे ही देगा। ज्योतिष सबसे पुराना और विश्वास योग्य ज्ञान है। लेकिन अब चोर तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, सो कई चोर ज्योतिषी भी बन जाते हैं। इसमें ज्योतिष का क्या कसूर? सुमेरु और मेसोपोटामिया तक, यहां तक कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में दुनिया के सबसे पुराने अवशेषों में भी ज्योतिष के चिन्ह मिलते हैं। दुनिया में मनोविज्ञान की शुरुआत का आधार ज्योतिष ही रहा है। यह पुरानी नहीं, एडवांस नॉलेज है। दुनिया भी पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं हुई है। अंदाजा यह है कि 2050 तक शायद दुनिया ज्योतिष को समझ सके, नहीं तो शायद 2090 तक समझ जाए। दूसरे देशों के विद्वानों की, वैज्ञानिकों की तारीफें करो, उनसे सीखो, उनकी संस्कृति को अपनाओ। दूसरों से अच्छी चीजें लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने मुंह पर क्यों थप्पड़ मारते हो? आप लोग ज्योतिष पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि अंग्रेज नहीं करते। अब यह क्या कारण हुआ भला? क्योंकि हम खुद को पिछड़ा हुआ, अनपढ़ और नालायक समझते हैं, इसलिए हमें अपनी अक्ल पर शक होता है। हमें लगता है दुनिया इतनी आगे निकल गई और हम ज्योतिष पर ही अड़े हुए हैं। दुनिया में भारत पृथ्वी तत्व बनकर रह गया है, उदास, दुखी, परेशान पर विद्वान। बीज हमने बोया है, पेड़ को पाला पोसा हमने, फल पड़ोसी के गार्डन में जा गिरा तो पड़ोसी समझदार और हम बेवकूफ। सिर्फ पृथ्वी प्रकृति के लोग ही ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सुखवादी विषय होने के साथ साथ दुखवादी विषय भी है, निराशावादी विषय भी है, इसको समझने के लिए नेगेटिव सोच का होना भी जरूरी है, ताकि क्या बुरा हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सके। इसलिए हमेशा इसका तिरस्कार किया गया है। वेस्टर्न थिंकिंग के प्रभाव में उछलने वाले बिना सच जाने बोलते रहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। यह सिर्फ उनकी अपनी किताबें बेचने के लिए मार्केटिंग करने का तरीका है। खैर, ज्योतिष का टॉपिक रोकने से पहले बता दूं, ज्योतिष जात पात को नहीं मानता, आपको बिना मेहनत किए कामयाब होने का तरीका नहीं बता सकता। इससे किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा। जादू टूना, भूत प्रेत, काला जादू इसका हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ आपके सामने तस्वीर को साफ करके रख देता है, रास्ते दिखा देता है, फैसला आपको करना है। आप ज्योतिषी द्वारा बताई गई बातों को मानने से इंकार कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई कहे कि मांगलिक लड़की से शादी मत करना, फिर भी आप उससे शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर लेना। ईश्वर आपको यह स्वतंत्रता देता है। मांगलिक से शादी करके आप मरेंगे नहीं। उसने तो सिर्फ संभावना बताई है, आप में हिम्मत हो तो आप ज्योतिष को गलत साबित कर सकते हैं। यही लचीलापन तो इसकी खूबसूरती है। मेरी मां ने मेरी कुंडली बनाई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं फौजी बनूंगा। खैर, मैं तो फौजी नहीं बना, हां मेरी एक गर्लफ्रेंड आर्मी ऑफिसर रह चुकी है। ज्योतिष चौराहे जैसा है, वो आपको 4 रास्ते दिखाता है, चुनाव आपको करना है। सिर्फ पृथ्वी प्रकृति के लोग ही ज्योतिषियों के हाथों ठगे जाते हैं, क्योंकि ये हद दर्जे के वहमी होते हैं। किसी की नजर ना लग जाए, ये मनहूस कहां से आ गया, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी, ये डायलॉग्स जिसके मुंह से भी सुनो समझ जाओ कि वो पृथ्वी प्रकृति का है। लाख बुराइयों के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि ये विद्वान होते हैं। डरे हुए ही सही, ओवर पॉसेसिव ही सही, ये सबसे प्यार करते हैं, इमोशनल होते हैं, इसलिए इनके पास बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि ये बुरे भविष्य से डरते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं जीते, ये सबके लिए जीते हैं। इन्हें बात पलटनी नहीं आती, एक ही बात के साथ चिपक जाते हैं। अगर आप सारी शाम किसी समझदार इंसान के साथ बिताना चाहते हैं जो आपकी बात ध्यान से सुने, अपनी कहानी भी सुनाए, तो किसी पृथ्वी प्रकृति के पास जाकर बैठ जाइए। हो सकता है किसी दिन इनका मूड अच्छा हो तो आपको ऐसे ऐसे चुटकुले सुनने को मिलेंगे कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।
इन्हें शोर पसंद नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये खुद धीरे बोलते हैं, ये खुद ऊंचा बोलते हैं। बस इन्हें पार्टी सॉन्ग्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और डीजे पसंद नहीं होता। यही होते हैं जो पार्टी शुरू होते ही कहना शुरू कर देते हैं कि बस करो, बहुत नाच गा लिया, पड़ोसी जाग जाएंगे, डीजे की आवाज़ कम कर दो। आप कहेंगे, अरे दद्दू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।